बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स के सिलसिले में आज का लेक्चर जो है हमारा है बेसिकली फोर्सेस इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कौन कौन सी फोर्सेस किसी इंस्ट्रूमेंट में अमल करती है उनके बारे में आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। तो देयर आर थ्री फोर्सेस, है ना। किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के जो मूविंग सिस्टम है उस पर थ्री फोर्सेस जो है या थ्री टॉर्क्स जो है वो अमल करते हैं, जिसके नतीजे में उसका मूविंग सिस्टम काम करता है। पहला जो फोर्स है वो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से उसका पॉइंटर मूव करने लगता है। दूसरी फोर्स है कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स बेसिकली जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, मूव करता है, कंट्रोलिंग फोर्स उस डिफ्लेक्टिंग फोर्स को अपोज करती है और अपोज करती है यहाँ तक कि पॉइंटर जो है वो इस अपोजिट फोर्स की वजह से एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। तो कंट्रोलिंग फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स के अपोजिट वर्क करती है। तीसरी फोर्स है डैम्पिंग फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। इसकी वजह से पॉइंटर जो है वो फाइनल पोजीशन पर रुकने के बजाय ऑसिलेट करता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। उस आगे पीछे होने को हम कहते हैं ऑसिलेशन। तो फाइनल पोजीशन पर ऑसिलेट करने को हम रोकते हैं बाय द यूज़ ऑफ डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स की मदद से पॉइंटर अपनी फाइनल पोजीशन पर जल्दी रेस्ट में आ जाता है। अदरवाइज डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग फोर्स की वजह से जो है वो पॉइंटर ऑसिलेट करता रहेगा और रीडिंग नोट करने में टाइम ज़ाया होगा। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स कॉज द पॉइंटर टू मूव फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई। दूसरा इसका काम है टू ऑब्टेन दिस फोर्स इन एन इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज सच एज मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। डिफ्लेक्टिंग फोर्स किस तरह प्रोड्यूस की जाती है ये हमने एक दूसरे लेक्चर में इसको डिस्कस किया है, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ करंट, तो कोई भी जो डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ करंट है उनमें से किसी इफेक्ट को यूज करके हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। विदाउट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मूव फॉर एनी वैल्यू। अगर डिफ्लेक्टिंग फोर्स ना होगी तो पॉइंटर मूव ही नहीं करेगा। जबकि कंट्रोलिंग टॉर्क इज नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर, है ना। तो पॉइंटर को कहाँ जाके रुकना है और पॉइंटर जो है रुकने के बाद जब हम सप्लाई से इंस्ट्रूमेंट को हटाएंगे वापस जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। ये दो काम जो है वो कंट्रोलिंग फोर्स करती है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द deflecting force. It performs following two tasks: to ensure that the magnitude of the deflection of the pointer is always proportional to the given value of the quantity to be measured, है ना। अगर कंट्रोलिंग फोर्स ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। कंट्रोलिंग फोर्स इस बात को यकीनी बनाती है कि पॉइंटर उसी जगह पे जाकर रुकेगा जितना कि इनपुट वैल्यू होगी जो हम मेजर कर रहे हैं, है ना। कंट्रोलिंग फोर्स के बगैर पॉइंटर हमेशा मैक्सिमम जो उसका डिफ्लेक्शन है वहाँ तक चला जाएगा अगर कंट्रोलिंग फोर्स ना हो। तो कंट्रोलिंग फोर्स का एक अहम काम क्या है? टू एंश्योर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द गिवन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। दूसरा काम क्या है? टू रिटर्न द पॉइंटर टू इट्स इनिशियल जीरो पोजीशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। जब इंस्ट्रूमेंट डिसकनेक्ट करेंगे तो पॉइंटर दोबारा अपनी जीरो पोजीशन पे कैसे आएगा? कंट्रोलिंग फोर्स की वजह से। द कंट्रोलिंग फोर्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो कंट्रोलिंग फोर्स प्रोड्यूस करने के दो मेथड है ना। कंट्रोलिंग एक कहलाता है ग्रेविटी कंट्रोल और दूसरा कहलाता है स्प्रिंग कंट्रोल। आइए हम इन्हीं दोनों टॉर्क को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये देखें, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मूविंग सिस्टम यहाँ पर हमें शो किया गया है। ये उसका स्केल है जहाँ पे हम रीडिंग को पढ़ते हैं और इस पे ये पॉइंटर मूव करता है ना। पॉइंटर का ये जो स्पिंडल है, इस पूरा स्पिंडल जो है वो दो जगह से, इस जगह से और एक बॉटम में ये फिक्स होता है और ये यहाँ पर या तो बॉल बेयरिंग होते हैं या इस तरह का मूविंग सिस्टम होता है ना। तो ये स्पिंडल घूमने की वजह से पॉइंटर यहाँ पे घूमता है। अब स्पिंडल ये किस तरह घूमेगा? ये जो है बेसिकली घूमेगा जब आप बाहर से करंट जो है किसी भी सप्लाई से जब आप
इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करेंगे तो इसका स्पिंडल है इसमें मूवमेंट पैदा हो जाएगी, है ना। और जब ये पॉइंटर आगे मूव करेगा, जैसे ही ये स्पिंडल मूव करेगा, यहाँ पे स्प्रिंग की मदद से इसको लोड किया गया है, कंट्रोल किया गया है। दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ए और एक स्प्रिंग बी। तो जैसे ही पॉइंटर या स्पिंडल ये मूव करेगा तो स्प्रिंग में ट्विस्ट पैदा होगा, है ना, एक ट्विस्ट पैदा होगा और वो ट्विस्ट जो है इसकी मूवमेंट को अपोजिट करेगा। अब अगर डिफ्लेक्शन की जो फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है, वो अगर ज़्यादा है, ये पॉइंटर ज़्यादा आगे तक जाएगा, और अगर वो वीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स वीक है, तो स्प्रिंग को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर पाएगा और ये कमजोर। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि जो इनपुट टॉर्क है या जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये ट्विस्ट होकर एक अपोजिट टॉर्क जो जनरेट करेगा उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से इंस्ट्रूमेंट जो पॉइंटर है वो आगे जा रहा है, और इस कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से जो स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंटर को, वो अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा जीरो पोजीशन की तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही रिफ्लेक्टिंग टॉर्क खत्म होगा, पॉइंटर दोबारा जीरो पोजीशन पे आके रुक जाएगा। आइए एक दूसरे डायग्राम की मदद से हम इन दोनों टॉर्क्स को समझते हैं। इसमें देखें, ये परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें ये देखें कोर, आयरन कोर है ये पीस जो है, और ये इसका कॉइल है ना। इस कॉइल को हम जो सप्लाई है इंस्ट्रूमेंट की, जहां हम कनेक्ट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो इस कॉइल में करंट फ्लो कर होने की वजह से ये पूरा जो है मूविंग सिस्टम मूव करता है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर आगे की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन जैसे ही ये मूविंग सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा, स्प्रिंग में ट्विस्ट पैदा होगा और स्प्रिंग जो है इस पॉइंटर को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोबारा जीरो पोजीशन की तरफ धकेलेगा, इस तरफ इसको धकेलेगा, है ना। तो ये दो फोर्सेज हो गई है ना। डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसको इस पॉइंटर को आगे की तरफ लेके जा रही है, और कंट्रोलिंग फोर्स इस पॉइंटर को पीछे की तरफ धकेल रही है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, पॉइंटर वहां जाके रुक जाएगा, लेकिन क्योंकि कंट्रोलिंग फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही, तो पॉइंटर दोबारा थोड़ा पीछे आएगा, फिर डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से थोड़ा आगे जाएगा। पॉइंटर क्या होगा, इस फाइनल पोजीशन पे आके थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, इसको हम कहते हैं ऑसिलेट करता रहेगा। पॉइंटर ऑसिलेट करता रहेगा और फाइनल पोजीशन पे रुकेगा नहीं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक तीसरी फोर्स यूज़ की जाती है, जिसको हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स, है ना। तो डैम्पिंग फोर्स के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डैम्पिंग फोर्स क्या होती है। डैम्पिंग फोर्स बेसिकली ऑसिलेशन को अवॉइड करने के लिए, ऑसिलेशन को रोकने के लिए पैदा की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो damping force, this force is necessary to bring the pointer to rest in its final deflected position quickly. So, without such damping, the combination of deflecting torque and controlling torque makes the pointer to oscillate about its final deflected position for some time, it resulting in a waste of time while taking the reading. तो ऑसिलेट होने की वजह से हम रीडिंग लेने में मुश्किल होती है, इसके लिए डैम्पिंग फोर्स यूज़ की जाती है। डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस करने के जो है वो तीन तरीके हैं बुनियादी तौर पर। ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन होती है ना। हम क्या करते हैं, डायल में एयर टाइट कर देते हैं उसको, उस एयर फ्रिक्शन की वजह से जो है पॉइंटर जो है थोड़ा स्लो मूव करता है, फाइनली जो फाइनल रीडिंग है वहाँ पे आके रुक जाता है। इसी तरह एक कहलाती है एडी करंट फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रिकल एडी करंट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग है ना, इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग फोर्स है। ये एडी करंट्स जो है वो फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पॉइंटर को, जो मूवमेंट है पॉइंटर की, उसको स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है वो फाइनल पोजीशन पे रुक जाता है। इसी तरह ऑयल डैम्पिंग है ना। ऑयल में क्या होता है, हम जो मूविंग सिस्टम है उसमें ऑयल डैम्पिंग ऑयल जो है वो फिल करते हैं, और देखते हैं हम इसको डायग्राम की मदद से नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से। ये देखें, है ना, इंस्ट्रूमेंट का स्पेंडल शो किया गया है। जो मूविंग सिस्टम का स्पेंडल जो है वो एक इस प्लेट डिस्क की मदद से, डिस्क जो है वो किस में मूव कर रही है, डैम्पिंग ऑयल में मूव कर रही है ना। तो डैम्पिंग ऑयल में ज़ाहिर है इस पर जो एक
मूव करने में फोर्स यूज़ होगी वही डैम्पिंग फोर्स होगी, और उसका क्या काम है कि पॉइंटर की जो मूवमेंट है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से पॉइंटर फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाता है और इस तरह हमें एक फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन मिल जाती है। इस चार्ट में हम देखते हैं कि डैम्पिंग की जो कंडीशन है, किसी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग प्रोवाइड करने की कंडीशंस हैं कि वो कितनी डैम्पिंग हमने उस इंस्ट्रूमेंट को दी है। अगर जो हमारी डैम्पिंग है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, वो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है, डैम्पिंग ज़्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है, तो उससे क्या होगा, ये देखें ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है ओवर डैम्पिंग कंडीशन को, है ना, ग्रीन वाला। ओवर डैम्पिंग कंडीशन का मतलब ये है कि अब आपका जो पॉइंटर है, ये टाइम है ना, टाइम, तो पॉइंटर मूव कर रहा है और ये फाइनल पोजीशन पे यहाँ, ये फाइनल पोजीशन यहाँ पहुँच गया ना, तो इतने टाइम में, यानी यहाँ से देखें अगर हम, इतने टाइम में ये फाइनल पोजीशन पे पहुँचा है ना। जबकि क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा कि पॉइंटर मूव कर रहा है और तकरीबन ये देखें ये यहाँ फाइनल पोजीशन पे पहुँच गया। ओवर डैम्प अगर है तो यहाँ फाइनल पोजीशन, और अंडर डैम्प है तो क्रिटिकल डैम्प है तो यहाँ फाइनल पोजीशन। तो क्रिटिकल डैम्प ये कंडीशन है, और अंडर डैम्प कंडीशन में क्या होगा कि पॉइंटर एकदम तेज़ी से जाएगा। अगर डैम्पिंग कम है, डैम्पिंग नहीं है या डैम्पिंग कम है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉइंटर तेज़ी से ओवरशूट कर जाएगा, और ये अगर इसकी फाइनल पोजीशन थी तो उससे काफ़ी आगे तक चला जाएगा, है ना। तो अंडर डैम्प कंडीशन में ओवरशूट हो जाता है पॉइंटर और आगे चला जाता है, और उसी तरह ऑसिलेट करता रहता है, फिर दोबारा फाइनल पोजीशन पे आएगा, फिर ये इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो तीनों कंडीशन में ओवर डैम्प में क्या होगा, पॉइंटर जाएगा फाइनल पोजीशन तक मगर टाइम ज़्यादा ले लेगा। क्रिटिकल डैम्प में फाइनल पोजीशन पे पॉइंटर जाके रुक जाएगा, ये फाइनल पोजीशन है ना। तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल डैम्प जो कंडीशन है वो बेहतरीन कंडीशन है, जबकि ओवर डैम्प कंडीशन में पॉइंटर स्लो हो जाता है। अगर पॉइंटर बहुत स्लो मूव कर रहा है इसका मतलब ओवर डैम्पिंग हो गई है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में ऑयल वगैरह जो है वो अगर बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, और ऑयल वाले इंस्ट्रूमेंट में जिसमें डैम्पिंग ऑयल की मदद से दी गई है, ऑयल डेंस हो जाता है तो आमतौर से वो इंस्ट्रूमेंट ओवर डैम्प हो जाता है और पॉइंटर जो है वो बहुत स्लो मूव करता है। इसी तरह अगर वो अंडर डैम्प है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो पॉइंटर फाइनल पोजीशन पे जाके ऑसिलेट करेगा। लेकिन सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम है उसमें जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ा। 3 तरह की फोर्सेस किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम में एक्ट करती हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो इन क्वांटिटी है उसकी वजह से पैदा होती है, इंस्ट्रूमेंट में जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसकी वजह से डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा होती है, और इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग फोर्स स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल की मदद से पैदा की जाती है, और फाइनल पोजीशन पे ऑसिलेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग फोर्स। थैंक यू।